मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लेकर चर्चाएं गर्म हैं और उन्होंने अचानक इस्तीफा क्यों दिया, इसके पीछे जो मुझे समझ में आता है कि कल उनकी बैठक में जेपी नड्डा जो नेता सदन हैं और भाजपा के अध्यक्ष भी हैं और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, ये कल उनकी बैठक में नहीं गए। तो उन्हें कहीं ना कहीं अपमान लगा और उन्होंने गुस्से में आकर तैश में आकर उन्होंने इस्तीफा दिया, ऐसा मेरा मानना है। असल में अलग अलग तरह की खबरें आ रही है। कुछ खबर ये भी आ रही है कि धनखड़ का को जिस तरह से अपोजिशन अटैक कर रहा था और उनको लग रहा था कि उनका अपमान हो रहा है। एक तो उनकी अपोजिशन उनका अपमान कर रहा है, पिछली बार अपोजिशन ने इम्पीचमेंट का नोटिस दे दिया था और उसके बाद सरकार की तरफ से भी ऐसा लग रहा है कि वो अपोजिशन को प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी अपोजिशन को प्रॉपर तरीके से उन्होंने डांटा नहीं है, तो वो भी उन पर एक आरोप लग रहा था। लेकिन मित्रों, जगदीप धनखड़ जो 2022 में उपराष्ट्रपति बने और अभी उनका जो टेन्योर है, वो टेन्योर अभी उनका पूरा 2 साल बचा होता है, यानी 11 दिसंबर को उनके 3 साल पूरे होते और 2027 तक उनका कार्यकाल था, 2 साल पूरे। तो उससे पहले उनका इस्तीफा देना ये किसी को जच नहीं रहा है। हालांकि उनकी उम्र 74 साल हो गई है और 74 साल में ठीक है, स्वस्थ हैं, वो कह रहे हैं कि मैं स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के लिए मैंने इस्तीफा दिया है। लेकिन जो मुख्य वजह है, जो ऐसा जो जानकारी मिल रही है कि कल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी डिस्कशन होना था। तो लोकसभा की बीएससी में तय हो गया कि 16 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और जो राज्यसभा है उस पर उसमें भी ऑपरेशन सिंदूर पर कितना डिस्कशन होगा, इस पर बैठक बुलाई गई। पहले 1 बजे बैठक बुलाई, फिर वो टाली गई, फिर 4 साढ़े 4 बजे बैठक बुलाई गई। तो उसमें भी जेपी नड्डा जो राज्यसभा के सदन के नेता हैं और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं, उन्होंने जो डॉक्टर एल मुरुगन हैं, जो जूनियर मोस्ट मिनिस्टर हैं संसदीय कार्य मंत्रालय में, उनको भेज दिया और ये इन्फॉर्म कराया उन्होंने धनखड़ साहब को कि ये दोनों अभी नहीं आ पा रहे हैं, आप इस मीटिंग को और टाल दीजिए। तो मुझे लगता है उनको कहीं अपमान लगा, उनको लगा कि ये मेरा कहना नहीं मान रहे हैं और उनको खुद आना चाहिए था, क्योंकि संसद भवन एक छोटी सी जगह है जहाँ 1 मिनट के अंदर कोई भी मंत्री किसी भी मंत्री के कक्ष में जा सकता है। और कल बड़ी चहल पहल थी। कल जेपी नड्डा और किरण रिजिजू और एल मुरुगन और कैलाश मेघवाल जो इस संसदीय कार्य मंत्री हैं, ये बार बार अमित शाह के कमरे में जा रहे थे, यानी जो भी रणनीति बन रही थी वो गृह मंत्री अमित शाह के कमरे में बन रही थी। तो ये बार बार आ रहे थे, जा रहे थे, बार बार आ रहे थे, जा रहे थे। तो जेपी नड्डा भी काफ़ी सक्रिय थे। तो बेसिकली उनकी जो सक्रियता था उसका मतलब समझ में आता है कि बेसिकली उन्होंने वहाँ इसलिए वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो जैसे प्रधानमंत्री ने जब सदन की शुरुआत हुई तो वो उन्होंने बयान दिया था मीडिया को और उन्होंने कहा था कि इसको विजयोत्सव मनाना है, यानी विजय का उत्सव मनाना है। तो दोनों सदनों में चर्चा हो तो ऐसा हो कि हमारे देश ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, 100% रिजल्ट हासिल किया है, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। डिस्कशन इस बीच रहे, इससे बाहर ना जाए। लेकिन लेकिन जब अपोजिशन बोलना शुरू करता है तो वो फिर कंट्रोल में नहीं रहता, वो बार बार पूछेगा कि भाई आपने युद्ध विराम क्यों किया, हमारे कितने सैनिक मरे, हमारे कितने जहाज गिरे, इस सब बातों पर वो टाइम बर्बाद करेंगे। तो ऐसा ना हो कि समय बर्बाद हो। तो इसलिए सरकार चाहती थी कि इस पर हम दोनों सदनों के जो सभापति है, जो पीठासीन अधिकारी हैं, उनको ये मैसेज दिया जाए कि किस तरह से हाउस को कंडक्ट किया जाए। हालांकि ओम बिरला और धनखड़ साहब दोनों ही बहुत ही बखूबी से दोनों सदन चला रहे हैं और वो तो इतना ज़्यादा, धनखड़ साहब तो इतना ज़्यादा प्रो एक्टिव रहते हैं कि अपोजिशन आरोप लगाता है कि आप 1 घंटे में से जो आपका समय है 55 मिनट तो आप ही बोलते हैं, केवल 5 मिनट अपोजिशन बोलता है, इस तरह की बात करते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि सरकार उनसे नाराज़ थी। लेकिन हाँ, जो जेपी नड्डा और किरण रिजिजू उनके कक्ष में नहीं गए, वो क्यों नहीं गए, इसको लेकर वो नाराज़ थे। और ये भी एक कहानी सुनने में आ रही है कि उनके कक्ष में, यानी सरकार में, इसको लेकर बड़ी बहस हुई और तीखी झड़प भी हुई है। ऐसा बता रहे हैं कि तीखी झड़प हुई है, किस किस के बीच हुई ये कंफर्म नहीं हो रहा है, पर ये बता रहे हैं कि सरकार में तीखी झड़प हुई है और हो सकता है कि उन्होंने वो मैसेज धनखड़ साहब तक गया होगा कि सरकार खुश नहीं है आपके व्यवहार से। तो उन्होंने उनको इस्तीफा गुस्से में आकर, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ कि उन्होंने गुस्से में आकर, तैश में आकर उन्होंने इस्तीफा दिया
और उनके इस्तीफे से अब चूँकि उपराष्ट्रपति आप नॉमिनेट नहीं कर सकते किसी को, तो उपराष्ट्रपति के लिए आपको इस्तीफा देना पड़ेगा और आपको चुनाव कराना पड़ेगा। तो चुनाव जब होता है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों मेंबर्स वोट डालते हैं, लेकिन उसमें 6 महीने का समय लग जाता है। उसे जो है प्रोसेस इलेक्शन कमीशन शुरू करेगा, तो आप समझो कि 6 महीने से पहले पहले हो जाएगा। एक कहानी ये भी आ रही कि शायद नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, क्योंकि बिहार में इस बार चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा, तो नीतीश कुमार को यहाँ सेंटर में ले आएंगे, उनको उपराष्ट्रपति बना देंगे। ये भी एक स्टोरी आ रही है। ये भी कहानी आ रही है कि वसुंधरा राजे को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हो रही। तो बहुत सारे इसमें कहानियाँ उभर कर आ रही हैं, लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया है, अभी राष्ट्रपति जी ने स्वीकार नहीं किया है। तो राष्ट्रपति जी सरकार की सलाह से इस्तीफा स्वीकार करते हैं, तो हो सकता है कि वो सरकार को कहें, सरकार उनसे कहे कि उनका इस्तीफा स्वीकार मत कीजिए, और प्रधानमंत्री स्वयं धनखड़ साहब के पास जाएं और उन्हें मनाएं कि आपने अगर गुस्से में इस्तीफा दिया है तो वापस ले लीजिए, हम आपका ध्यान रखेंगे, आपके सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो इस बात में ज़रूर कुछ बात होगी, और फिर इसका हम आपको इसका परिणाम बताएंगे कि हुआ क्या है। तो अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।